हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में परमाणु संरचना में हम क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। और क्वांटम संख्याओं में हम दो प्रकार की क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या थी और एक थी आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसमें से मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु के या इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में जानकारी दी जाती है, जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या वो इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है। आज हम यहाँ पर इसमें तीसरे प्रकार की क्वांटम संख्या का अध्ययन कर रहे हैं। यह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, इसे हम स्मॉल m द्वारा या फिर ml द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। या तो हम इसमें स्मॉल m या फिर हम इसे ml के माध्यम से इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब बेटा, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है? तो ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोश में उपस्थित कक्षक के बारे में सूचना प्रदान करती है। वह क्वांटम संख्या जो उपकोश में उपस्थित कक्षकों के बारे में, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य करती है, उस क्वांटम संख्या को हम नाम देंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। कक्षकों के अभिविन्यास का मतलब त्रिविम में कक्षक की स्थिति। आपका जो कक्षक है वो त्रिविम में किस दिशा में मौजूद है, किस अवस्था में मौजूद है, वो सारी बातें वो सारी अपने को जो सूचना प्राप्त होती हैं, वो सब सूचनाएं हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो L के मानों के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की संख्या कितने मान होंगे, ये मान निकाले जाते हैं 2l+1 से। और मानों की ये जो संख्या होती है ये बराबर होती है कक्षकों की संख्या के। मान लीजिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की संख्या आई 1, यानी उपकोश में केवल एक कक्षक मौजूद रहेगा। अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की संख्या आती है 3, तो उपकोश के अंदर 3 प्रकार के कक्षक होंगे। अब इसके मान क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान, ये जो मान होते हैं -l, 0 +l तक पाए जाते हैं। -l से लेकर के +l तक इसके मान संभव होते हैं। तो बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जिसके द्वारा उपकोश में उपस्थित कक्षकों के बारे में सूचना प्राप्त होती है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। यानी त्रिविम में कक्षक किस अवस्था में, किस स्थिति में उपस्थित है, इसकी सूचना हमें प्राप्त होती है। अब जैसे इसके मान जो होते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान यानी L के मान पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे आपका L का मान उपकोश, L का मान उपकोश, फिर कक्षकों की
संख्या, कक्षकों की संख्या निकाली जाती है 2l+1 द्वारा, और m के संभावित मान -l से +l तक। अब देखिए सारणी में, सारणीबद्ध रूप में अपन इसे देख रहे हैं। जैसे l का मान आपने लिया 0, l के मान आपके 0 से प्रारंभ होते हैं, तो l का मान आपने लिया 0, और अगर l का मान 0 है तो उपकोष होगा आपका S उपकोष, उपकोष हो जाएगा S उपकोष, और S उपकोष में कक्षकों की संख्या आएगी 1। क्यों? S के लिए L का मान 0 होता है, तो 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर 1, और मान कहां से प्रारंभ होंगे? -l मतलब -0 से +0, मतलब केवल 0। इसका केवल एक मान आएगा, वो आएगा 0, क्योंकि 0 में ना कुछ माइनस ना कुछ प्लस होता है। फिर बेटा l का मान लिया हमने 1, अगर आप l का मान 1 रखते हैं तो उपकोष होगा p उपकोष, और p उपकोष में कक्षकों की संख्या आती है 3। कैसे? l का मान 1, 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3, कक्षकों की संख्या हो गई 3। मान क्या होंगे इसके लिए? -1 से +1 तक। भाई l का मान 1 है, और m के क्या मान होते हैं? -1 से +1 तक, -1 0 और +1, 3 मान आ रहे हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कक्षक के 3 अभिविन्यास होंगे, यानी कक्षक 3 प्रकार के पाए जाएंगे। फिर 2 का मतलब डी उपकोष, 2 का अर्थ है डी उपकोष, और l का मान 2 रख के देखें तो 2 दूनी 4 और 1 5, उपकोष में कक्षकों की संख्या हो गई 5, मान -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2, -2 से +2 तक के इसके मान होंगे। फिर 3 F उपकोष। अब F उपकोष में L के लिए मान है आपका 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी F उपकोष 7 कक्षकों से मिलकर बना है। S उपकोष में एक ही कक्षक है, P उपकोष 3 P कक्षकों से मिलकर बना है, D उपकोष 5 D कक्षकों से मिलकर बना है, F उपकोष आपका 7 F कक्षकों से मिलकर बना है। मान -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इस तरह से बेटा ये चुंबकीय क्वांटम संख्या की सारणी है, और इस सारणी के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कितने अभिविन्यासों को धारण किया जा सकता है। तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी करती है। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव जिसे बोर के मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका था, वो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा समझाया जा सकता है। आपका उपकोष जो है वो अलग अलग कक्षकों से मिलकर के बना होता है, और जैसे ही हम स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस प्रभाव के कारण से
भिन्न भिन्न प्रकार के अभिविन्यासों को धारण कर लेता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिविन्यासों को धारण करने के कारण से जो स्पेक्ट्रमी रेखा थी उनका विपाटन हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर प्रभाव पड़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यासों को धारण करता है, और इसके कारण से आपकी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन होगा तो उसको हमने नाम दिया जीमान प्रभाव, और अगर ये विपाटन विद्युत क्षेत्र में होता है तो इस प्रभाव को हम नाम दे सकते हैं स्टार्क प्रभाव। तो इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है आपके विन्यासों का निर्धारण करती है और उपकोश के अंदर पाए जाने वाले कक्षकों के बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य भी करती है। अब देखिए किस कक्षक के लिए क्या मान होगा m का, वो मान हम यहां पर देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्नों के लिए उन मानों की जानकारी होना अनिवार्य है। जैसे S के लिए m सदैव शून्य होता है। S कक्षक के लिए m का मान हमेशा 0 होता है, 0 के अलावा कोई मान इसका नहीं होता। P के लिए m के मान -1, 0 और +1। P के लिए m का मान -1, 0 और +1, यानी 3 मान होते हैं, और 3 मान होने का अर्थ हुआ कि P उपकोश 3 P कक्षकों से मिलकर के बना हुआ है। अब 3 P कक्षक कौन कौन से? Px, Py और Pz। Px और Py और Pz का मतलब, इसका मतलब यहां पर है कि 3 मान 3 कक्षक, यानी हर एक मान हर एक कक्षक से संबंधित। देखिए z अक्ष के लिए मान सदैव फिक्स होता है 0। z अक्ष के लिए मान होता है फिक्स 0, और Px व Py के लिए मान होता है ±1। मतलब अगर आपने Px को +1 माना है तो Py का मान -1 होगा, और अगर हम Px को -1 मानते हैं तो Px को -1 मानते हैं तो Py का मान +1 होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत जो है स्थितियों में अभिविन्यासित होंगे। फिर D के लिए m -2, -1, 0, +1 और +2, यानी 5 मान प्राप्त हो रहे हैं, और 5 मानों के प्राप्त होने का अर्थ हुआ कि D उपकोश 5 D कक्षकों से मिलकर के बना होगा। D उपकोश 5 D कक्षकों से मिलकर बना होता है, और ये 5 D कक्षक होते हैं आपके dxy, dyz, zx, x², y² और dz²। ये 5 प्रकार के D कक्षक जो है पाए जाते हैं। इनमें dz² के लिए मान निश्चित है 0। z अक्ष जहां भी आ गई, इकलौता z अक्ष है वहां मान फिक्स हो गया 0। फिर dx² y² एवं dxy, इसके लिए मान होता है +-2। इसके लिए मान होगा +-2। अगर dx² y² के लिए मान +2 है तो dxy के लिए मान -2।
या dx² y² के लिए मान -2 है तो dxy का मान +2 हो जाएगा। फिर dyz एवं इस तरह से मान हो गया इसका ±1। तो इस तरह बेटा ये जो आपके मान है, निर्धारित मान है, फिक्स मान है, ये मान आपको जो है क्वांटम संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी आपको जो है प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। एस कक्षक है, मान सदैव 0 होगा। पी के लिए 3 मान, यानी पी कोश 3 पी कक्षकों से मिलकर बना है, जिनमें पी जेड के लिए मान 0 होता है, पी एक्स और पी वाई के लिए मान ±1 होता है। डी के लिए 5 मान आते हैं और 5 मानों का अर्थ हुआ कि डी कोश 5 डी कक्षकों से मिलकर बना है और इन 5 डी कक्षकों में जो dz² होता है इसके लिए मान 0 होता है, dx² y² और dxy इसके लिए मान ±2, dyz और dzx, zx को हम xz भी लिख सकते हैं, इसके लिए मान होता है ±1। तो इस तरह से बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान निश्चित होते हैं। अब बेटा चौथी क्वांटम संख्या आती है यहां पर चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। और बेटा चक्रण क्वांटम संख्या का मान, चक्रण क्वांटम संख्या को आप व्यक्त करते हो s के द्वारा या फिर आप इसे व्यक्त कर सकते हो ms के द्वारा, s द्वारा या ms द्वारा। अब ये होती क्या है? वह क्वांटम संख्या जो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी प्रदान करे। वह क्वांटम संख्या जो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चक्रण की सूचना देने वाली क्वांटम संख्या को हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करती है। इसको हम मान के चले, एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में बेटा 2 तरह की गति होगी। एक तो होगी ये कक्षीय गति, ये गति नाभिक के चारों चक्कर लगाना कक्षीय गति में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अतिरिक्त अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है। अक्ष पर कौन सा घूर्णन करता है? एक तो घूर्णन होता है इसका दक्षिणावर्त और एक घूर्णन होता है वामावर्त। 2 प्रकार का घूर्णन प्रदर्शित करता है, दक्षिणावर्त घूर्णन और एक होता है वामावर्त घूर्णन। अब दक्षिणावर्त घूर्णन जो है इसके लिए क्वांटम संख्या का मान होता है +1/2, प्लस का 1/2। और वामावर्त घूर्णन के लिए क्वांटम संख्या का मान होता है -1/2। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 2 प्रकार की गतियों को प्रदर्शित करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। कक्षीय गति मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा और चक्रण गति का मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूर्णन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है तो अक्ष पर घूर्णन 2 तरह का है, दक्षिणावर्त घूर्णन, वामावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए मान आता है प्लस का 1/2 और वामावर्त घूर्णन के लिए जो है क्वांटम संख्या का मान आता है माइनस का 1/2। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी समान चक्रण को प्रदर्शित नहीं कर सकते। दोनों का चक्रण
कभी भी दक्षिणावर्त नहीं हो सकता या दोनों का चक्रण कभी भी वामावर्त नहीं हो सकता। कारण क्या है? इसका कारण होता है ये चक्रण गति जो है चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करती है। चक्रण गति क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करती है। अगर दोनों का चक्रण एक समान दिशा में हो, या दोनों दक्षिणावर्त हो जाएं या दोनों वामावर्त हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं समान हो जाएंगी और इस अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉनों के मध्य का प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रतिकर्षण बल के मान को कम करने के लिए एक कक्षक में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के मान को कम करने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की है कि दोनों का चक्रण सदैव एक दूसरे के विपरीत हो। अगर एक दक्षिणावर्त होता है तो दूसरे का चक्रण सदैव वामावर्त होता है। और यही कारण होता है कि कभी भी कक्षक के अंदर तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षक में प्रवेश करे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण या तो दक्षिणावर्त होगा या फिर वामावर्त होगा। अर्थात वही समस्या आ जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले हो जाएंगे और जब भी दो इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के होते हैं तो वो प्रतिकर्षण के मान को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और जब प्रतिकर्षण का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रतिकर्षण का मान ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में तीसरे इलेक्ट्रॉन का कक्षक में ठहर पाना संभव नहीं। तो इस बार तो यह क्वांटम संख्या इस बात की भी व्याख्या कर सकती है कि एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रवेश नहीं करता। मुख्य बात इलेक्ट्रॉन का चक्रण है। चक्रण दो प्रकार का है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त चक्रण है तो उसके लिए +1/2, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित भी करते हैं। और वामावर्त चक्रण है -1/2 और डाउनवर्ड एरो यानी नीचे की ओर तीर का चिन्ह जो है इसे प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है। कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान नहीं हो सकता, कारण समान चक्रण जो है प्रतिकर्षण की मात्रा को बढ़ा देता है और इसी कारण से कभी भी तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये सारी जानकारियां जो थी आपको चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती हैं और अपन जो है अब इसके बाद अगले वीडियो में इन क्वांटम संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।